स्वागत है दी डीप ड्राइव में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज की जो सिर्फ लोहे की पटरी पर दौड़ती ट्रेन नहीं है, हाँ, बल्कि दो बड़े राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच ना एक नया रिश्ता जोड़ रही है। पुणे रीवा एक्सप्रेस। बिल्कुल। ये बहुत जरूरी कनेक्शन है। सोचिए, मतलब सालों से इन दो अहम इलाकों के बीच कोई सीधी रेल लाइन थी ही नहीं। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है ना। सही बात है। काफी इंतजार था शायद इसका। हमारे पास इस नई सुपरफास्ट सेवा से जुड़ी काफी जानकारी है। ट्रेन नंबर है इसका 20151 पुणे से और 20152 रीवा से। जी। तो इसका टाइम टेबल, रूट, इसमें क्या खास है और सबसे जरूरी इसका मतलब क्या है लोगों के लिए, इलाकों के लिए। हाँ, इसके असर पर बात करना जरूरी है। तो चलिए इस नए कनेक्शन के नट बोल्ट्स कसते हैं और देखते हैं इसमें क्या खास बात निकल कर आती है। चलिए। तो सबसे पहले ये एक साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। हाँ, हफ्ते में एक बार। पुणे से ये हर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे निकलती है और अगले दिन शाम को करीब 5:30 बजे रीवा पहुंच जाती है। तो ये हुआ लगभग 26 घंटे 15 मिनट का सफर। जी। और वापसी में रीवा से ये हर बुधवार सुबह 6:45 पर चलती है। अच्छा, सुबह। हाँ, और पुणे पहुंचती है अगले दिन सुबह 9:45 बजे। ओके, तो यहाँ थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, 27 घंटे के आसपास। हाँ बिल्कुल, लगभग 27 घंटे। और ये जो थोड़ा सा फर्क है ना दोनों तरफ के सफर के वक्त में, हाँ, ये असल में रेलवे के टाइम टेबल बनाने की जो पहेलियां होती है ना, उसका एक हिस्सा है। अच्छा, कैसे? देखिए, कहीं ट्रैक की कंडीशन अलग हो सकती है, कहीं ट्रैफिक ज्यादा मिल सकता है, या फिर किसी स्टेशन पर रुकने का जो तय समय है वो अलग हो सकता है। ओके। तो कई चीजें होती हैं। मतलब सीधी ट्रेन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आने जाने में बिल्कुल बराबर वक्त लगे। समझ गया। अच्छा, तो ये करीब 1490 किलोमीटर का सफर तय करती है। लंबा रूट है। हाँ, काफी लंबा है। लेकिन ये सिर्फ पुणे से रीवा तक नॉन स्टॉप तो है नहीं। कहाँ रुकती है ये गेम चेंजर ट्रेन? इसका रूट, जैसा मैंने कहा, काफी सोच समझकर बनाया गया लगता है। महाराष्ट्र में अगर देखें तो दौंड, अहमदनगर, मनमाड़, भुसावल, नागपुर, ये सब बड़े स्टेशन कवर होते हैं। ये तो बड़े जंक्शन है। बिल्कुल। और फिर मध्य प्रदेश में एंट्री के बाद सतना, कटनी, जबलपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर तो है ही। हाँ। साथ में बालाघाट और नैनपुर जैसे नाम भी शामिल हैं। बालाघाट, नैनपुर, ये नाम थोड़े कम सुने हैं मैंने। ये दिलचस्प है, मतलब सिर्फ बड़े शहर ही नहीं। बिल्कुल। और यही मुझे लगता है पहली बड़ी बात छिपी है। अच्छा। ये सिर्फ दो बड़े शहरों को जोड़ने वाली लाइन नहीं है। बालाघाट, नैनपुर जैसे स्टेशनों को चुनना ये दिखाता है कि सोच सिर्फ ए से बी तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि पूरे रास्ते में जो इलाके पड़ रहे हैं उनको आपस में बुनने की है, छोटे शहरों को बड़े मौकों से जोड़ने की। ओके। तब होगा जब इन छोटे शहरों की जो लोकल इकोनॉमी है वो इस कनेक्टिविटी का लाभ उठा पाए। यहाँ से लोग आसानी से पुणे जैसे बड़े शहर जा पाएंगे, पढ़ाई के लिए, काम के लिए, शायद इलाज के लिए भी। सही बात है। और हो सकता है बाहर से लोग यहाँ पर्यटन या छोटे मोटे व्यापार के लिए आए। लेकिन हाँ, इसके लिए लोकल लेवल पर भी तैयारी जरूरी होगी। समझ गया। ठीक है, रूट तो समझ आ गया। लेकिन इस 26-27 घंटे के सफर में यात्रियों को मिलता क्या है? मतलब सफर कैसा है? ट्रेन में आधुनिक LHB कोच इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, LHB वाले? जी हाँ, इनको ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक माना जाता है आजकल की ट्रेनों में। और अच्छी बात यह है कि इसमें अलग अलग क्लास हैं, मतलब 2AC, 3AC, फिर वो 3AC इकोनॉमी भी है। हाँ, वो भी आजकल चल रहा है। हाँ, और स्लीपर क्लास जनरल भी। यानी हर बजट के यात्री के लिए कुछ न कुछ विकल्प मौजूद है। हाँ, ये जरूरी है। किरायों का कुछ अंदाजा है? हाँ, जैसे रीवा से पुणे का स्लीपर क्लास का किराया करीब 665 रुपए बताया जा रहा है। ओके। और 2AC का लगभग 2470 रुपए के आसपास। ठीक है, तो रेंज अच्छी है। जी। और खाने पीने का इंतजाम? इतनी लंबी यात्रा है भाई। हाँ, ऑन बोर्ड केटरिंग की सुविधा तो है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई अलग से पेंट्री कार नहीं है इसमें। अच्छा, पेंट्री कार नहीं। हाँ, शायद नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, बेडरोल वगैरह तो मिलता ही है जहाँ जहाँ लागू होता है। मतलब जो जरूरी बुनियादी सुविधाएं हैं वो मौजूद हैं। चलिए, ये ठीक है। और ये जो अलग अलग क्लास की मौजूदगी है ना, 2AC से लेके जनरल तक, ये भी अहम है। ये दिखाता है कि रेलवे सिर्फ प्रीमियम यात्रियों को नहीं देख रहा। सही बात। कोशिश ये है कि इस नई कनेक्टिविटी का फायदा समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, सिर्फ ऊंची आय वालों तक ही सीमित न रह जाए। ये एक तरह से सामाजिक समावेश का भी पहलू है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और ज़ाहिर सबसे बड़ा फायदा डायरेक्ट कनेक्शन। बिल्कुल। कोई ट्रेन बदलने का झंझट नहीं, चक्कर काटने की जरूरत नहीं।
इससे सफर आसान हो गया, तेज हो गया और शायद ज्यादा सस्ता भी हो गया होगा उन लोगों के लिए जो पहले घूमकर जाते थे। हाँ बिल्कुल। छात्र हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, तीर्थयात्री भी होते हैं, जैसे पुणे के पास आलंदी पंढरपुर है जी। रीवा के पास भी शायद घूमने की जगह होंगी। हाँ, प्राकृतिक स्थल है काफी। हाँ, और परिवार सबके लिए बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल, ये सुविधा तो साफ दिखती है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो इसे सिर्फ एक ट्रेन रूट से बढ़कर देख रहे हैं। अच्छा, किस तरह से? वो इसे एक रणनीतिक कदम की तरह भी देख रहे हैं। रणनीतिक? हाँ, ये सिर्फ लोगों को नहीं जोड़ रहा, ये असल में रीजनल कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा है, जिससे आगे चलकर पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। सोचिए, 2 राज्यों के बीच सामान लाना ले जाना कितना आसान हो सकता है इस रूट से। हाँ, ये तो है, लॉजिस्टिक्स के लिए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि रेलवे लाइनों को अब सिर्फ परिवहन के साधन की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि इलाकों को आर्थिक और सामाजिक रूप से जोड़ने वाले औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वाह! तो कुल मिलाकर ये पुणे रीवा एक्सप्रेस महज एक और ट्रेन नहीं है, ये वाकई महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी कमी को पूरा करती है। जी हाँ। और इसमें वाकई पोटेंशियल है कि ये दोनों क्षेत्रों के विकास में एक अहम कड़ी साबित हो। निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि कैसे एक सोच समझकर बनाई गई रेल कनेक्टिविटी क्षेत्रीय रिश्तों को नई दिशा दे सकती है और एक तरह से विकास को गति दे सकती है। और अगर ये सफल रहती है तो ये भविष्य में ऐसे और रूट्स के लिए एक मॉडल, एक मिसाल बन सकती है जहां सीधी कनेक्टिविटी की कमी महसूस होती है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब 2 इलाके जो शायद सांस्कृतिक रूप से भी थोड़े अलग हों, हाँ, इस तरह सीधे जुड़ते हैं तो आसान सफर और व्यापार के फायदों के अलावा वो कौन से अनजाने सामाजिक या सांस्कृतिक पुल बन सकते हैं जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता है। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा।